स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत में सबसे ज़्यादा विवाद में रहने वाले जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में से एक मुद्दा है पेंशन। क्योंकि पेंशन एक व्यक्ति का हक है, एक अधिकार है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो अपने जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट साल पूरे 25, 30 या 35 से 40 साल जब सेवा करने के लिए देता है देश की, तो उसको उम्मीद रहती है कि रिटायरमेंट के बाद उसको कुछ मिलेगा, कोई हक मिलेगा, कोई सम्मान मिलेगा। और इस हक और सम्मान को आप पेंशन के नाम से जानते हैं। इसीलिए आपने भारत में एक ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बहुत सुना होगा, जो हमेशा विवाद में रहती है, हमेशा चर्चा में रहती है। एक बार फिर से चर्चा में आई। चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि सरकार के द्वारा लोकसभा में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इसको लेकर दिया गया है। तो क्या ओपीएस वापस होगी? सरकार ने क्या बोला है? ऐसे ढेर सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये बंद क्यों हुई, इनको भी समझेंगे और बहुत सारे मुद्दे आज आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और यूपीएससी की प्रिपरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। पेंशन को आप सब लोग जानते हैं कि भारत में जो पेंशन व्यवस्था है आधुनिक भारत की ब्रिटिशर्स के टाइम से शुरुआत हुई। ये 1881 से ब्रिटिशर्स ने, जो भारत के राजा रजवाड़े थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले लोग थे, उनको पेंशन व्यवस्था दी। पेंशन होता क्या है? आप इसको मानदेय कह सकते हैं, सम्मान कह सकते हैं या किसी हक कह सकते हैं। जैसे आपने एक पर्टिकुलर टाइम तक कहीं जॉब किया है तो 2004 के पहले तक आपको पेंशन मिलती थी। जो भी आपकी लास्ट सैलरी है, उस लास्ट सैलरी का 50% मंथली आपको सैलरी मिलती थी, वो आपकी पेंशन कहलाती थी। और उसमें जीवन में 2 बार चेंजेस भी होते थे, मतलब 2 बार उसमें डीए की हाइक भी होती थी। मतलब एक ठीक ठाक पैसा आपको मिलता था, जिसके कारण आप रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को आराम से, सुकून से और सुविधापूर्वक जी पाते थे, जिससे आप किसी पे बर्डन नहीं होते थे। मतलब एक व्यक्ति जो 62 या 65 साल की एज में रिटायर हुआ है, अब उसकी बॉडी और उसका ब्रेन इतना कैपेबल नहीं है कि कोई और काम कर पाए। उसको अपना जीवन सम्मानपूर्वक जीने के लिए अपने बच्चों या दूसरों पर निर्भर रहना नहीं पड़े। और इसी व्यवस्था को आप पेंशन के नाम से जानते हैं। और उसके कारण बहुत सारे लोग अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी पा रहे थे। लेकिन 2004 में एक व्यवस्था आती है, कैग की रिपोर्ट और बहुत सारी समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ओपीएस को बंद कर देते हैं। ओपीएस को बंद क्यों करते हैं? क्योंकि आरोप लगाए जाते हैं कि इसके कारण जो फाइनेंशियल डेप्ट है सरकार का, राजकोषीय घाटा है, सरकार घाटे में जा रही है, बहुत सारा खर्चा पेंशन के तौर पर जाता है। इसीलिए ओपीएस को खत्म करके एनपीएस को लेकर आए। एनपीएस क्या होता है उसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक डिबेट हमेशा यहाँ पर चलती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमको जरूर बताइएगा। जैसे पेंशन अगर बंद होती है तो फिर सबकी होनी चाहिए। माना एम्प्लॉय का नंबर बड़ा है, एम्प्लॉय की संख्या बड़ी है, तो एम्प्लॉय का नंबर बड़ा है, एम्प्लॉय की संख्या बड़ी है, तो एम्प्लॉय के सर्व करने के साल भी तो बड़े हैं, बहुत लंबे समय तक देश को सेवा भी तो देता है। आप उसकी पेंशन को बंद करने पर हमेशा एक आरोप लगाते हैं कि बहुत सारा खर्चा होता है सरकार का, जिसके कारण सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो पाता है। इसी के साथ में आप एक और कारण या एक और बहाना यहाँ पे बताते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों में इनइक्वालिटी दिखाई देती है। यानी इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है आर्टिकल 14 का, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाता है। इसके कारण सबको एक समान एक रूपता लाने के लिए हम एनपीएस लेकर आते हैं। एनपीएस जिसको न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। और एनपीएस जो है 2005 से शुरू हुआ। मतलब 2004 में सरकार ने एक बिल लेकर आया और बताया कि 1 जनवरी 2004 के बाद ये पहले के लोगों को तो पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके बाद जो लोग जॉब ज्वाइन करेंगे या इसके बाद जो लोग रिटायर होंगे, उनको वो पेंशन नहीं मिलेगी ओपीएस वाली। सशस्त्र फोर्सेस के जो लोग हैं, यानी मिलिट्री या डिफेंस के जो लोग हैं, उनको ओपीएस आज भी मिलता है। आज भी उनको उतनी ही पेंशन मिलती है जितनी पहले मिलती है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं, अदर डिपार्टमेंट में जो हैं, उनको ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक तो बर्डन के कारण, और दूसरा हम इक्वलिटी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अगर सिविल सर्वेंट या सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो मेरा सवाल ये है कि जो विधायक और सांसद होते हैं, इनको पेंशन कैसे मिल जाती है? आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देखी होगी कि जब भी संसद में ढेर सारे मुद्दे आते हैं, पक्ष विपक्ष, पक्ष और विपक्ष हो जाते हैं, लेकिन जब पेंशन का मुद्दा आता है, ना तो पक्ष को सुध रहती है, ना ही विपक्ष को सुध रहती है। इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं, मत दीजिए। हम समझते हैं कि बहुत सारा बर्डन होता है, ठीक है, मत दीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, ये कौन सा नया काम करते हैं देश के लिए? कोई तो लोग जीवन में 5 साल के लिए एमपी और एमएलए बन के आते हैं और लाइफ टाइम पेंशन उठाते हैं, वेतन भत्ते उठाते हैं, और जो लग्जरी मिल रही होती है वो भी उठाते हैं।
अगर इस देश का कर्मचारी हकदार नहीं है तो जो लिविस लाइफ जीने वाले विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये भी इसके हकदार नहीं हैं। अगर सच में व्यवस्थाओं को इस बात का लगता है कि वो समानता लेकर आते हैं, सरकार पर जो खर्चा बढ़ रहा है उस खर्चे को कम करना चाहते हैं, तो इस देश की सभी पार्टियों को, ऑल पार्टियों को एक साथ एक रेजोल्यूशन लेके आना चाहिए कि ना किसी सांसद को, ना किसी विधायक को, ना किसी मंत्री को, ना किसी प्रधानमंत्री को, ना किसी राष्ट्रपति को, आप जैसे ही एक्स हुए, जैसे ही आप पूर्व हो गए, आप रिटायर हुए, कोई सुख सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप एक आम नागरिक हैं, जब तक आपने पद को सर्व किया तब तक हमने आपको सुख सुविधाएं दी, क्योंकि बात तो यही है ना, मुद्दा तो यही है। जब एक कर्मचारी की बात आती है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिटायरमेंट के बाद सपोर्ट की, आज हालात आप देख लीजिए, बच्चे नहीं रहे हैं। पहले पेंशन के बाद एक उम्मीद, मतलब रिटायरमेंट में तो उम्मीद होती थी कि माता और बाबूजी की सेवा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि पेंशन का पैसा आ रहा है, उससे घर परिवार चल रहा है, बच्चों की शिक्षा हो रही है। अब क्या है, अब कुछ नहीं मिलता है, और इसीलिए माँ बाप या बुजुर्ग लोग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार है, जो वादे करती है, जो दावे करते हैं कि हम सोशल जस्टिस को लेकर आ रहे हैं। तो आप अगर इक्वलिटी लेकर आ रहे हैं तो मेरा कहना है कि सब में इक्वलिटी लेकर आइए। आप सांसद, विधायक, मंत्री सब में लेकर आइए। वो जरूरी है एक बेंचमार्क यहाँ पे सेट कीजिए। अब सरकार ने ओपीएस को बंद किया तो सरकार एनपीएस लेकर आया। एनपीएस क्या है? न्यू पेंशन स्कीम है, जिसमें आपको एक परमानेंट राशि नहीं मिलती है, उसमें आपने एक फिक्स कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। जैसे आपका जो टीए, आपका जो टैक्स कटता है, आपका एक निश्चित पैसा यहाँ पे कटेगा, सरकार आपको उतना पैसा देगी और मार्केट में उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, और मार्केट में इन्वेस्ट करने के आधार पर आपको फिर क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। तो जो एनपीएस है ना, इस एनपीएस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। इन एनपीएस में कोई फिक्स आपकी पेंशन नहीं है, ये बेस्ड होती है किस चीज़ के ऊपर कि मार्केट कैसा रिटर्न देगा। तो 2004 से लेकर 2025 तक ऐसा ही सिस्टम चला। लेकिन सरकार अब ओपीएस को क्या करती है? ओपीएस जो है उसको यूपीएस से रिप्लेस करने की बात करती है। जैसे एनपीएस के खिलाफ बहुत सारे लोग थे, लेकिन 2025 में सरकार ने क्या किया? यूपीएस लेकर आया। यूपीएस, जिसको आप लोग जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ना तो ये ओपीएस जैसी है जिसमें फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा, आपकी आधी सैलरी मिलेगी, ना ही ये एनपीएस जैसी है जिसमें मार्केट फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। आपने कंट्रीब्यूट करना है, सरकार उसमें इक्वल कंट्रीब्यूट करेगी, और जैसे ही आपका रिटायरमेंट होगा 10,000 रुपये मासिक फिक्स आपकी पेंशन रहेगी, और उसके बाद जो मार्केट फ्लक्चुएशन है उसके बेस पे आपके रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सरकार ये कहती है कि ओपीएस जो एक बर्डन था और एनपीएस जिसमें एक फिक्स पेंशन की समस्या थी, उसका समाधान हमने यूपीएस के माध्यम से कर दिया है। अब आप कंट्रीब्यूट कीजिए, सरकार भी आपको कंट्रीब्यूट करेगी, आपकी सैलरी का आधा नहीं मिलेगा, लेकिन फिक्स 10,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। एक बुजुर्ग परिवार के भरण पोषण के लिए इतनी राशि प्रमुख है, सरकार का कहना ऐसा है। और जो विवाद था ओपीएस वर्सेस एनपीएस, हमने इसको खत्म कर दिया है। कैग की रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ओपीएस एक बहुत ही खर्चीली व्यवस्था है। इस व्यवस्था को दोबारा शुरू कर पाना संभव नहीं है। मतलब केंद्र सरकार कह चुकी है कि हम इसको दोबारा शुरू नहीं करेंगे, हम यूपीएस में बिलीव कर रहे हैं, यूपीएस को ही सपोर्ट करेंगे, इसी को प्रमोट करेंगे। मेरा एक सवाल फिर और यहाँ पर सरकार से कि अगर यूपीएस इतना अच्छा है तो क्यों ना ऐसा किया जाए, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, इन पर भी यूपीएस लागू कर दिया जाए। भाई 10,000 रुपये आप जैसे रिटायर हो जाएंगे, 10,000 रुपये महीने आपको मिलते रहेंगे। जो नेतागिरी आपको करनी है, युवा नेताओं से मिलकर उनको कुछ मिठाई खिलानी है, वो उसमें भी आपकी खिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस देश में जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 15 की बात करते हैं, प्रिविलेज क्लास हमेशा उससे ऊपर ही रहती है। ये तो आप ही दावे कर रहे हैं ना, आप ही वादे कर रहे हैं। तो अगर हम सच में इक्वलिटी लेके आना चाहते हैं तो एक स्टैंडर्ड हमको सेट करना पड़ेगा, और ये स्टैंडर्ड सेट करने का मौका आपके पास है। आप एक मौका है, सेट कीजिए, सबको इक्वलिटी में लेकर आइए। लेकिन इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि सरकारों के पास फ्री हैंड है। राज्य सरकारें अगर चाहती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ओपीएस के बेनिफिट दिलाना, वो दे सकती हैं। आप दीजिए ओपीएस के, लेकिन उनके खर्चों के लिए आप हमसे डिमांड नहीं कर सकते। मतलब इनका बड़ा सिंपल कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि राज्यों के पास पावर है, वह ओपीएस दे सकते हैं। ओपीएस देना है तो उसके लिए रेवेन्यू जनरेट कीजिए और दीजिए,
और सहकारी जो संघवाद है उस सहकारी संघवाद का मॉडल यहाँ पे सेट कीजिए। मतलब क्या है कि अब जो गेंद है वो राज्यों के पाले में है। जो राज्य सरकार बार बार डिमांड करती है केंद्र सरकार से ओपीएस दो, ओपीएस दो, ओपीएस दो, अब वो आपके हाथ में है। आप देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, और इसके लिए जो रेवेन्यू की सोर्सेज हैं आपको जनरेट करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार से आप इसको लेके मांग मत कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार पर ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे बर्डन है। नेशनल डेवलपमेंट का विजन हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, और उसको फुलफिल करने में जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन राज्य से हो सकता है आप कीजिए, क्योंकि हम तो यूपीएस की वकालत कर रहे हैं। देखो यूपीएस उतना गलत भी नहीं है, पर ओपीएस जितना लाभदायक भी नहीं है। इसको सही बनाने के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी को इसके दायरे में लेकर आइए। डिफेंस पर्सनालिटीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन के बराबर हम कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। उनको जो पेंशन मिल रहा है, जो आपको देना है दीजिए, लेकिन ये मिनिस्टर, ये मंत्री, विधायक, इनको इसमें लेके आप जरूर आइए। मतलब मैं सिर्फ, मेरी मांग है, मैं आपसे कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मेरा एक कंसर्न है, एक इशू है, मैं यहाँ पर रेज कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा। तो गेंद बेटा किसके पाले में है? राज्यों के पाले में है। राज्य अब इस व्यवस्था में रिफॉर्म लाने के लिए जो संभव प्रयास करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। राज्य सरकारें जो बहुत मतलब हमेशा बार बार कहती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब गेंद आपके पाले में है। आप जो करना चाहें बिल्कुल कीजिए और ओपीएस को फिर से लेकर आइए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब एक बार इस पूरी कहानी को देख लेते हैं स्लाइड के थ्रू, ठीक है ना? एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, ओपीएस बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में स्पष्टीकरण। केंद्र सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकारी खजाने पर अस्थिर वित्तीय देनदारी। निर्णय का मुख्य आधार है पुरानी व्यवस्था की ओर लौटने से देश के खजाने पर दीर्घकालिक और अस्थिर वित्तीय दबाव पड़ेगा, जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। बस इस व्यवहारिकता में एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, जो हमारे पॉलिटिशियन को पेंशन मिलती है उसको बंद कर दीजिए। हम या कोई भी शिकायत करना बंद कर देगा, क्योंकि मेन शिकायत तो यही है। ठीक है, हम कमा लेंगे, हम व्यवस्थाएं बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो हमारे राजा रजवाड़ों वाली मानसिकता के नेता लोग हैं, इनको किस बात की पेंशन दी जा रही है? सवाल ये है, बताओ भाई, ठीक है ना? लेकिन अब देखो, राज्यों के पाले में गेंद है, तो ये कुछ राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे एक आपको राजस्थान है, एक आप यहाँ पे देखेंगे हमारा हिमाचल है, ठीक है, फिर पंजाब है, इधर आप आ जाएंगे छत्तीसगढ़ आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये कुछ राज्य हैं, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों ने ओपीएस को लागू किया है, लेकिन ओपीएस को लागू करने के साथ में कैग की चेतावनी है कि राज्यों द्वारा ओपीएस वापस लागू करने के गंभीर वित्तीय जोखिमों और निहितार्थों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। देखो, ये बात मैं भी मान रहा हूँ कि यार ओपीएस एक बहुत बड़ा बर्डन है, एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रिटायर हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि आप पेंशन का अगर आधा नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, उतना पैसा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 10,000 में जीवन का गुजारा भत्ता नहीं चलेगा। या तो आप कुछ ऐसा उनको बैकअप तैयार करने का मौका दें, या कुछ ऐसी फैसिलिटी, या कहीं उनको मतलब जैसे एक रिटायरमेंट के बाद दूसरी कहीं जगह आप उनको एम्प्लॉय कीजिए। तो एक बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। यूपीएस ने काम बेहतर किया है, पर उतना बेहतर नहीं कर पा रही है जितना ओपीएस ने यहाँ पर किया है। तो यही इस चीज़ को लेकर क्या है विवाद है, इस बात को ध्यान रखना। अब ठीक है, देखो भाई, व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता, पेंशन लाभ में सुधार की मांग यहाँ पर बात करते आ रहे हैं, और 2024 में हमने क्या किया, यूपीएस लेकर आ गए। 1 अप्रैल 2025 से लागू है, और इसमें देखो ना तो ओपीएस है ना एनपीएस है, ये यूपीएस है। 1 अप्रैल 2025 से क्या हुई है, इसको यहाँ पे लागू की गई है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक, डन। और इसमें ये वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ये एनपीएस से थोड़ी सी बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें अस्थिरता नहीं है, एक फिक्स राशि, एक निश्चित राशि आपको यहाँ पर मिल रही है। इसीलिए सरकार यूपीएस को बेहतर बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। अब यूपीएस की विशेषताएं क्या है? देखो, 10,000 रुपये प्रति माह का निश्चित भुगतान किया जाएगा। ये योजना केवल फिक्स रिटर्न नहीं है, इसमें कर्मचारियों को महंगाई से जुड़े लाभ भी दिए जाएंगे, और ये योजना अनिवार्य रूप से थोपी नहीं जाएगी, बल्कि 1 अप्रैल 2025 से मौजूदा एनपीएस व्यवस्था के तहत एक सुरक्षित विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। मतलब आप इसमें अपना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, कितना शेयर करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर विकल्प रहेगा। आप इसके हिस्सेदार बनेंगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं बनेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आप पे थोपी नहीं जा रही है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपके पास एक पूरा टेबल सारणी है। जैसे एनपीएस योगदान आधारित है, ओपीएस बिना योगदान आधारित, एनपीएस के तहत सुरक्षित विकल्प है, यूपीएस जो नहीं है इसमें। एनपीएस में बाजार आधारित, गारंटी नहीं थी,
ओपीएस हाँ अंतिम वेतन पर आधारित 50% और यूपीएस हाँ न्यूनतम 10,000। ये प्रोविजन काफ़ी ठीक है, लेकिन अगर इसको बढ़ा के 20 या 25,000 कर दिया जाए तो शायद और बेहतर यहाँ पर हो सकता है, ध्यान रखना। और सरकारी खजाने पर प्रभाव संतुलित और अनु में मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सरकार को एक निश्चित राशि देनी पड़ती है। यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा आपके पास आता था और सेम कहानी यहाँ पर है वित्तीय अनुशासन के साथ संतुलित, मतलब हम निश्चित राशि दे रहे हैं जिससे सोशल सिक्योरिटी भी मतलब बनी रह रही है और इसी के साथ में जो खर्चा है सरकार का वो खर्चा भी उतना यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके अलावा कुछ और हमारे पास इंश्योरेंस है, जैसे आप इंश्योरेंस की जब भी बात करते हैं कई सारे इंश्योरेंस होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, कई सारे हैं। तो सरकार कुछ प्लान यहाँ पर लेकर आई है ना। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जो है ये आप लेकर आएंगे, इसमें 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलता है और जीवन मतलब मृत्यु होने पर ये लाइफ इंश्योरेंस आपके पास है 18 से 50 वर्ष की एज में मिल जाता है और ये 436 रुपये वार्षिक आपको देने पड़ते हैं। इसी तरीके से ये PMSBY है 18-70 वर्ष 20 रुपये आपको प्रीमियम देना है और 2 लाख मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर दुर्घटना बीमा। तो एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक आपके पास दुर्घटना बीमा है। फिर PMGAY सभी आयु वर्ग के लिए है, पूर्णतः सरकार द्वारा 5 लाख रुपए वार्षिक और कैशलेस अस्पताल इलाज, है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपने सुना होगा। और फिर आपके पास है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सभी किसानों को यहाँ पर मिलता है, एक जो फसल है उस फसल पे इंश्योरेंस यहाँ पे दिया जाता है। तो OPS क्या है, NPS क्या है, UPS क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सरकार ने क्या स्टेटमेंट दिया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको लेकर मेजर विवाद क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा और हमारा सवाल क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये 79% का ऑफ चल रहा है फ्रीडम सेल के अंतर्गत, तो एनरोल कीजिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए और मुझसे ये मेरा कोड है GRS लाइव, आप इसको यूज़ कीजिए, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए क्योंकि 79% ऑफ है और डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है हमारे सभी कोर्सेज पर और यहाँ आके आप एनरोल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।